दोस्तों, आज हम आपको एक मैना चिड़िया और इंसान के बच्चे की कहानी सुनाने वाले हैं। इंसान के पैदा हुए बच्चे के साथ मैना चिड़िया ने क्या हरकत कर दी और उस बच्चे की जालिम माँ ने उस चिड़िया के साथ क्या किया, आइए सुनते हैं इस कहानी में। पुराने जमाने की बात है। वो जमाना जब वक्त तेज नहीं था, दिल बोझिल नहीं थे और इंसानों के बीच नफरतें कम थीं। दुनिया के एक कोने में, जहां ना रेल की सीटी सुनाई देती थी, न कारों का शोर, न ट्रैफिक की लाल बत्तियां और न ऊंची ऊंची इमारतों की कतारें, वहां दूर, बहुत दूर, जहां सुबह की रोशनी धीरे धीरे पेड़ों पर उतरती थी और रात का अंधेरा चुपके से पत्तों में समा जाता था, ऐसा एक जंगल था जो देखने में जितना पुरसुकून लगता था उतना ही गहरा और घना भी था। इस जंगल का कोई नाम नहीं था, लोग इसे सिर्फ बड़ा जंगल कहते थे। यह जंगल बस नाम का बड़ा नहीं था, इसमें जिंदगी का रंग, आवाज और मिजाज मौजूद था। बड़े बड़े दरख्त जिनकी शाखें बहुत ऊपर तक जाने की कोशिश करती थीं, नीचे जमीन पर नमी रहती थी, हवा में मिट्टी की भी खुशबू तैरती थी। हर दरख्त के पीछे कोई कहानी, हर झाड़ी में कोई आवाज छुपी होती थी। इस जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी, बिल्कुल शांत, साफ और मीठे पानी वाली। उसके किनारे जामुन और इमली के पेड़ थे और इन पेड़ों की छांव में अक्सर बच्चे खेलते, औरतें पानी भरती और बूढ़े लोग बस बैठे रहते, वक्त के गुजरने का इंतजार करते हुए। नहर की खास बात यह थी कि उसका पानी न कभी सूखता था न कभी गंदा होता। इस जंगल के एक किनारे पर बसी हुई थी एक छोटी सी बस्ती, नाम था चांदबाग। करीब 335 घरों की एक तंग मगर जिंदा बस्ती। घर ज्यादातर मिट्टी और गोबर से बने हुए थे, छतें खपैल की, दरवाजे लकड़ी के और खिड़कियों पर रंगीन पर्दे। बस्ती की गलियां कच्ची थीं, मगर हर गली किसी न किसी रिश्ते की ओर जाती थी। यहां हर शख्स दूसरे को जानता था। किसी की बीवी के मायके का हाल पूछना हो या किसी की मां के दांत टूटने की खबर, सबको इस बारे में पता होता था। चांदबाग के लोग सीधे साधे थे, किसी के पास बहुत ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन मोहब्बत की कमी भी नहीं थी। मर्द खेतों में मेहनत करते, औरतें चक्की पीसती, बच्चे मिट्टी में खेलते और बुढ़िया दादियां दालान में बैठकर चूल्हे के पास कहानियां सुनाती। इस बस्ती में एक मियां बीवी का जोड़ा रहता था, आसिफ और सायमा। इनकी शादी को 15 बरस बीत चुके थे। शुरू में लोगों ने खूब मुबारकबाद दी थी, क्या जोड़ी है। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों के जुमले बदलते गए। अब कहते थे, हाय इतने बरस हो गए, औलाद अब तक नहीं हुई। सायमा एक तेज मिजाज औरत थी, ना किसी से ठीक से बोलती, ना किसी के काम में खुशी जाहिर करती। अगर कोई औरत उसके घर आए तो आंखें तरेर कर देखती। बच्चे गलती से उसके आंगन में खेलते हुए आ जाए तो डांट टपट कर भगा देती। यहां तक कि अगर कोई परिंदा उसके घर की मुंडेर पर बैठ जाए तो झाड़ू लेकर दौड़ पड़ती। क्या कमबख्त चिड़िया कौवे हैं, हर वक्त गंद मचाते रहते हैं, कोई चैन से घर भी नहीं बसा सकता। सायमा की आवाज में जितनी तलखी थी, उसकी आंखों में उतना ही सूनापन था। कभी कभी वह देर रात तक दरवाजे की ओर देखती रहती, जैसे कोई आने वाला हो, मगर दरवाजा कभी नहीं खुलता और ना कोई कदमों की आहट आती। उसका शौहर आसिफ उससे बिल्कुल अलग था, एकदम नरम, खामोश और सादा तबीयत का इंसान। उसके चेहरे पर हर वक्त एक हल्की सी मुस्कान रहती, न ज्यादा बोलता, न किसी से बहस करता। आसिफ को परिंदों से बड़ा लगाव था। वो हर रोज अपनी छत पर दाना बिछाता और एक मिट्टी की कटोरी में साफ पानी रखता। मैना, कबूतर, चिड़िया, बुलबुल, तोते सब उसके पास आते। वह उन्हें देखता रहता, कभी मुस्कुराता, कभी कोई बात गुनगुनाता। सायमा अक्सर चिढ़ जाती, तुम्हें क्या इन बेजुबानों से मोहब्बत हो गई है? औलाद चाहिए या ये चिड़ियों की बारात? सायमा का गुस्सा, उसका चिड़चिड़ापन, उसकी तुनक, मिजाजी, ये सब उसके अंदर के उस खालीपन का नतीजा था जो एक मां ना बन पाने की तड़प से भरा हुआ था। हर बार जब किसी पड़ोसी के घर बच्चे की किलकारी गूंजती, सायमा के दिल में जैसे एक बिछुआ चुभ जाता। कभी कभी वह रात के सन्नाटे में आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती तो नींद की जगह उसके कानों में पड़ोस की किसी पैदा हुए बच्चे के रोने की आवाज गूंजती और वह करवट बदलकर तकिए में मुंह छुपा लेती। जंगल के पास जो नहर थी, आसिफ अक्सर वहीं बैठा करता था। एक रोज जब आसिफ नहर पर बैठा हुआ था तो उसने देखा एक मैना उड़ती हुई आई और उसके पास बैठ गई। आसिफ मुस्कुराया, कहिए जनाब,
आज अकेली आई हैं। मैना ने कुछ पल उसे देखा, फिर चोंच से जमीन पर रखा दाना उठाया और खाने लगी। उसका रंग कुछ खास था, आम मैना से हल्का भूरा, गर्दन के पास हल्का सुनहरा, आंखें गहरी और चमकदार, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। उस रोज वो देर तक वहीं रही। आसिफ ने भी देर तक उसका साथ दिया। जब आसिफ घर लौटा तो उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, मगर आंखों में एक नई चमक थी। साइमा ने देखा तो पूछा, क्या बात है, आज बड़ी खुशी खुशी लौटे हो? एक मेहमान आई थी। मैना नई थी, बड़ी सलीके वाली लगती थी, ऐसे देख रही थी जैसे कुछ कह रही हो। साइमा चिढ़ गई, अब इन परिंदों से भी बातें करने लगे हो तुम? खैर, बीवी के सामने आसिफ चुप गया और घर से बाहर काम पर चला गया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वक्त एक अजीब चीज होती है, न थमता है न किसी की परवाह करता है। साइमा की जिंदगी भी कुछ यूं ही गुजर रही थी। एक जैसे दिन, एक सी रातें, वही तन्हाई, वही चिड़चिड़ापन और वही अंदर की बेबसी। पड़ोस की औरतें अब उससे कतराने लगी थीं। बच्चे उसकी आहट से ही भाग जाते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे उस घर की दीवारें भी साइमा से डरती हों। उसके लहजे में एक ठंडक थी, मगर वह ठंडक बर्फ की तरह सुकून देने वाली नहीं, बल्कि ऐसी ठंडक थी जो जिस्म को सुन्न कर दे। शौहर आसिफ अब भी वहीं था, सादा, खामोश, लेकिन उम्मीद से भरा हुआ। उसे अब भी लगता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो अब भी हर रोज छत पर दाना और पानी रखता, और जब कोई परिंदा आता तो जैसे उसकी आंखों में रोशनी भर जाती। एक शाम की बात है। साइमा घर के आंगन में बैठी थी, सिर पर चुन्नी थी, हाथ में सिलाई का काम, मगर आंखें बेचैन थीं। उसी वक्त उसके सिर के ऊपर एक हल्की सी सरसराहट हुई। उसने गर्दन उठाकर देखा। अमरूद के पुराने पेड़ पर दो परिंदे बैठ रहे थे, एक मैना चिड़िया और उसका साथी मैना चिड़ा। कई बार परिंदे आते थे, मगर इस बार कुछ अलग था। यह दोनों बार बार पेड़ की एक शाख को देख रहे थे, उसमें तिनके लेकर डाल रहे थे और फिर उड़ जा रहे थे। थोड़ी ही देर में बात साफ हो गई। वह घोंसला बना रहे थे। साइमा की भौहें तन गईं, उसका माथा बल खाने लगा, दिल में जैसे आग लग गई हो। हद है, अब यह परिंदे मेरे आंगन में घर बसने आ गए हैं। कुछ देर तक वो अपने अंदर उबाल को रोके बैठी रही। फिर जब आसिफ घर लौटा, पसीने से तरबतर, हाथ में लकड़ी की गठरी, तो उसने बात छेड़ ही दी। सुनिए, वह देखिए जरा पेड़ पर क्या तमाशा बना रखा है उन परिंदों ने। मैना और उसका साथी आकर घोंसला बना रहे हैं। अब कल को इनके बच्चे पैदा होंगे, गंध फैलाएंगे, छत पर शोर मचाएंगे। मैं तो अभी जाकर गिरा देती हूं वो घोंसला। आसिफ ने गर्दन उठाकर देखा और चुपचाप कुछ पल तक पेड़ को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर शिकन आई और आवाज में सख्ती। तुम पागल हो गई हो क्या साइमा? ये बेजुबान परिंदे हैं, किसी का क्या बिगाड़ा है इन्होंने? हमारे घर में बैठे हैं मगर चैन से हैं, मोहब्बत से हैं, और तुम कह रही हो कि उनका घर उजाड़ दो। साइमा ने होंठ भी लिए। वो पहली बार था जब आसिफ ने इस लहजे में बात की। शायद उसके अंदर भी कुछ टूटने लगा था। वो थक चुका था हर रोज की कड़वाहट से। साइमा का दिल तो किया कि उसी वक्त पेड़ पर चढ़ जाए और घोंसला गिरा दे, मगर आसिफ की आंखों में उस रोज कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक दिया। वह चुपचाप उठी, रसोई में गई, मगर उसका दिल अब और ज्यादा सुलगने लगा था। उसे लग रहा था कि उसका घर जो पहले ही सूनापन झेल रहा था, अब इन बेजुबानों का घर बनने वाला है। मगर जब इंसान का दिल पत्थर हो जाए तो वह हर छोटी बात में भी चुभन महसूस करता है। साइमा ने तय कर लिया था, अगर सीधे तरीके से नहीं तो अब और रास्ते अपनाने होंगे। अगली सुबह वह जल्दी उठी, रसोई में गई और एक शीशी निकाली। गांव की किसी औरत से ली हुई थी। कहती थी कि इससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। साइमा ने उस जहरीली दवा को एक मिट्टी की कटोरी में पानी के साथ घोल लिया और छत पर जाकर रख दिया। ठीक वहीं जहां परिंदे रोज आते थे, वो अब भी तिनके ला रहे थे। कभी चिढ़ा मुंह में सूखा तो तिनका लेकर आता, कभी चिड़िया कोई सूत का टुकड़ा। साइमा ने झरोखे से देखा, अब देखती हूं कितनी देर लगती है तुम्हें मरने में। मगर उस दिन जो हुआ उसने साइमा को चौंका दिया। मैना और उसका साथी पानी के पास आए। दोनों ने चोंच आगे बढ़ाई जैसे पानी पीने वाले हों, मगर अचानक ही पीछे हट गए। चिड़िया ने गर्दन झटकी जैसे शक हुआ हो। फिर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उड़ गए।
सायमा हैरान रह गई। ये कैसे हो सकता है? क्या इन्हें पता चल गया कि पानी जहरीला है? कैसे? क्यों नहीं पिया इन्होंने? क्या इन्हें अंदाजा हो गया कि मैं इन्हें मारना चाहती हूं? वो छत से नीचे उतरी, फिर चुपचाप बैठ गई। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हर चाल बेकार जा रही हो। मगर जब इंसान का दिल कठोर हो जाए तो वह हार मानना नहीं जानता, बल्कि और गहराई से नफरत की जड़ें तलाशने लगता है। साइमा ने अगली दोपहर एक नया रास्ता निकाला। इस बार उसने मिट्टी के दानों में वह दवा मिलाई और उन्हें छत पर बिखेर दिया। अब देखती हूं कैसे बचते हो। मगर उस दिन भी वही हुआ। चिढ़ा आया, मगर चोंच लगाने से पहले 2 बार दानों को सूंघा, फिर चिड़िया की तरफ देखा और दोनों उड़ गए। सायमा अब परेशान होने लगी थी। क्या यह सच में समझदार है? क्या इन्हें मेरी चाल की ब आ जाती है? उधर आसिफ को अब भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी बीवी अंदर ही अंदर क्या कर रही है। वह हर शाम घर आता, पेड़ की तरफ देखता और मुस्कुराकर कहता, घोंसला अब पूरा हो गया है, लगता है जल्द ही बच्चे आने वाले हैं। साइमा का दिल और ज्यादा जलने लगता। उसे लगता जैसे कोई औरत उस घर में बच्चा जलने वाली हो, मगर वह औरत मैना थी और मां बनने की तमन्ना सामा के अंदर जख्म की तरह बैठी थी। साइमा की नफरत अब सिर्फ परिंदों से नहीं थी, वह उस एहसास से थी जो मां बनने से जुड़ा था। हर अंडा जो घोंसले में रखा होता, उसे ऐसा लगता जैसे उसकी बेइज्जती हो रही है। हर चहचहाट उसे उन लोरियों की याद दिलाती जो उसने कभी गुनगुनाई ही नहीं थी। अब साइमा एक साजिश रच चुकी थी। इन परिंदों को सिर्फ डराकर भगाने से काम नहीं चलेगा, इनसे पीछा छुड़ाना होगा और इसके लिए मुझे और चालाक बनना होगा। कभी कभी जिंदगी में इंसान से ज्यादा उसकी जुबान दुश्मनियां पैदा कर देती है। साइमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी तल्ख और चुभती हुई जुबान ने न जाने कितने रिश्ते तोड़ डाले थे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके शौहर आसिफ जैसे सीधे साधे इंसान के हिस्से भी दुश्मनी लिख दी गई, सिर्फ इसीलिए कि वह उस औरत का शौहर था जिसने अपनी जुबान से ना किसी को बख्शा ना किसी को इज्जत दी। उस बस्ती में एक और घर था। नाम तो लोग नहीं लेते थे, मगर हर जुबान पर उनका खौफ रहता था। वह लोग बड़े ज़हीन मगर उतने ही हसद भरे थे। सामने से मुस्कुराते, पीछे से वार करते। उनका बड़ा बेटा हरीन और उसका छोटा भाई तरीन दोनों ही नौजवान थे, मगर उनके सीने में जितना झर भरा था वह पूरे गांव की मिट्टी को भी सड़ा सकता था। उनकी मां, जिसे गांव की औरतें रनीला के नाम से जानती थीं, वह भी नर्म लहजे में बात करती, मगर दिल में अंगारे छुपाए रखती। रनीला और साइमा की दुश्मनी कोई 2-4 दिन की नहीं थी। कई साल पहले एक छोटी सी बात पर शुरू हुई जुबानी तकरार वक्त के साथ नफरत का बंजार बन गई थी। बात कुछ यूं हुई थी कि एक बार गांव की एक शादी में साइमा ने कुछ ऐसा कह दिया था जिससे रनीला की बड़ी बेइज्जती हुई थी। लोगों ने हंसी भी उड़ाई और कान्हा फूंसी भी की। उस दिन के बाद रनीला ने इरादा कर लिया, इस औरत को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। आसिफ, जो उस वक्त तक गांव में सबसे ज्यादा इज्जत वाला और सबसे शरीफ माना जाता था, उसकी भी छवि धीरे धीरे धुंधलाने लगी, क्योंकि लोग कहते, यह तो अच्छा इंसान है, मगर इसकी बीवी बस पूछो मत। आसिफ अक्सर चुप रहता, ना बहस करता, ना सफाई देता। उसे सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद कभी साइमा बदल जाए, मगर उम्मीद और हकीकत में जो फासला होता है वो वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है। वक्त यूं ही बीतता रहा। मैना और उसका साथी अब भी वहीं थे, उसी पेड़ पर घोंसले में हलचल रहती, और अब वह अंडे भी आ चुके थे। साइमा रोज देखती और उसके चेहरे पर तिरस्कार की लकीरें उभर आती। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने साइमा की दुनिया ही बदल दी। उस सुबह हवा कुछ हल्की थी। आसिफ खेत गया हुआ था। साइमा रसोई में थी जब उसे एक अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। उसने दीवार का सहारा लिया, मगर सर घूमने लगा। वो वहीं बैठ गई और फिर बेहोश हो गई। जब होश आया तो सामने आसिफ था, आंखों में फिक्र, माथे पर पसीना। पास की बुजुर्ग औरत जो दाई का काम करती थी, उसने धीरे से कहा, मुबारक हो बहन, अब अकेली नहीं हो तुम। तुम्हारे अंदर एक और जिंदगी पल रही है। साइमा कुछ देर तक कुछ समझ नहीं पाई। उसे लगा जैसे कोई सपना देख रही हो। 15 साल की तन्हाई, 15 साल की रुसवाई, और अब अचानक से एक उम्मीद। आंसू उसकी आंखों से खुद ब खुद बहने लगे, मगर इन आंसुओं में मोहब्बत कम,
औरत होने की तसल्ली ज्यादा थी। आसिफ की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वह हर रोज और ज्यादा मेहनत करने लगा। कभी किसी गरीब को खाना खिला आता, कभी घर में कपड़े लाकर रखता। उसकी आंखों में अब हर वक्त एक रोशनी रहती। अब मेरा नाम आगे बढ़ेगा। साइमा भी बदली थी, मगर सिर्फ बाहर से। अंदर का जहर, अंदर की नफरत और अंदर का वो गुस्सा अब भी वहीं था। वह अब भी मैना को देखती और मन ही मन कहती, आज तो बच गए, मगर अब मेरी कोख आबाद है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वक्त बीतता गया। साइमा का पेट बढ़ता गया और उसका दिल भी। अक्सर वह खिड़की से बाहर देखती, पेड़ पर बैठे उन परिंदों को जिनके घोंसले में अब बच्चे भी आ चुके थे। वो चूजों की आवाज सुनती और उसका दिल फड़क उठता, मगर फड़कना मोहब्बत नहीं था, वो जलन थी। इन परिंदों को तो मुझसे पहले औलाद मिल गई। फिर वह दिन भी आया जिसका इंतजार 15 साल से किया गया था। साइमा की चीखों से घर गूंज उठा था। बस्ती की औरतें आ चुकी थीं, दाई अंदर थीं और आसिफ बाहर टहल रहा था। दिल में घबराहट, आंखों में इंतजार। कई घंटे बाद एक नन्ही सी आवाज गूंजी, एक बच्चे की पहली चीख और फिर सन्नाटा। साइमा के चेहरे पर थकावट थी, मगर आंखों में चमक। आसिफ कमरे में आया। उसके हाथों में एक छोटा सा जिस्म था, गुलाबी रंग का नन्हा सा बच्चा। बेटा हुआ है, किसी ने कहा और आसिफ वहीं बैठकर रो पड़ा। 15 साल की तन्हाई, उन दोनों की जिंदगी का खालीपन, आज एक बच्चे ने उसे भर दिया था। बच्चे का नाम रखा गया चांद, क्योंकि जब पहली बार वह खुली आंखों से आसमान की तरफ देख रहा था, तब रात थी और आसमान में चांद निकला हुआ था। बस्ती वालों ने मिठाई खाई, आसिफ ने भूखों को खाना खिलाया, कपड़े बांटे। शायद उसने जिंदगी में पहली बार इतने खुलकर जश्न मनाया था। मगर साइमा, वो अब भी वैसी ही थी। उसकी बाहों में भले बच्चा था, मगर दिल में वही पुरानी जलन, वही नफरत, वही परिंदों से नफरत। वक्त बीतता गया। उसका बच्चा अब 1 महीने का हो चुका था। चांद अब किलकारियां मारने लगा था। आसिफ रोज खेत से लौटकर उसे गोद में उठाता, चूमता, झुलाता। लेकिन हर कहानी में एक छाया होती है, एक साया, और इस कहानी में वह साया थे, हरीन, तरीन और रनीला। वो सब चुपचाप देख रहे थे। जिस औरत को हमने बरसों से दुखी देखा, आज वह बच्चे के साथ मुस्कुरा रही है। जिस घर की दीवारें तन्हा थीं, आज वहां लोरी गूंज रही है। नहीं, यह सब यूं ही नहीं चलेगा। उनके अंदर जलन की आग भड़क चुकी थी। हरीन ने अपने भाई से कहा, तू देख लेना, इस औलाद को हम जिंदा नहीं रहने देंगे। अगर इन्हें दुखी रखना है तो पहले उनकी खुशी की वजह को मिटाना होगा। अब एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी, साइमा और आसिफ की खुशी को छीनने की साजिश। वक्त गुजरता गया, मौसम बदले। चांद अब 2 महीने का हो गया था। उसकी आंखों में अब पहचान की चमक थी और उसके होठों पर वह प्यारी सी मुस्कुराहट जो हर माँ बाप को अपनी जिंदगी लगती है। आसिफ अब पहले से ज्यादा वक्त खेत में बिताने लगा था। कभी कभी गांव से बाहर भी जाना पड़ता, क्योंकि बच्चा हुआ था। घर का खर्च बढ़ गया था और आसिफ की ख्वाहिश थी कि चांद को वह सब मिले जो शायद उसकी जिंदगी में नहीं था। एक सुबह की बात है, हवा में ठंडक थी, मगर साइमा का मिजाज पहले जैसा ही गर्म। घर में कोई नहीं था, सिर्फ वो और उसका बेटा चांद। आसिफ को एक काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा था। जाते वक्त उसने साइमा को बहुत समझाया था, ख्याल रखना, अकेली हो, बच्चा छोटा है और इन दिनों सबकी नजरें तुम्हारे घर पर हैं। साइमा ने जैसे तैसे सिर हिलाया, मगर अंदर से वह यही सोच रही थी, अब जब घर में कोई मर्द नहीं है तो थोड़ी आजादी मिलेगी। अपने हिसाब से जीने का वक्त है। उस दिन दोपहर के वक्त जब धूप सीधी आंगन में गिर रही थी, साइमा ने एक मिट्टी का घड़ा लिया और पानी भरने के लिए नदी की ओर निकल पड़ी। उसने चांद को घर के खुले आंगन में चारपाई पर सुला दिया, कपड़े की पतली सी चादर ओढ़ा दी और जाते जाते सरसरी निगाह डाली। ना तो दरवाजा बंद किया, ना ही कोई चार दीवारी का ख्याल रखा। शायद उसे लगा कि बस्ती के बीच में कौन कुछ कर सकता है। उसी वक्त एक दूसरे घर में खौफनाक खामोशी के साथ एक साजिश पक रही थी। वो घर था रनीला का, वही औरत जिसने सालों पहले साइमा से जुबानी लड़ाई में अपनी बेइज्जती का बदला आज तक दिल में दबा रखा था। रनीला के बेटे हरीन और उसका भाई तरीन, जो दिखने में शरीफ लगते थे मगर आंखों में जलन की लपटें भरी होती थीं। वह अक्सर अपने घर की छत से साइमा के आंगन की तरफ ताकते रहते। उन्हें यह देखना गवारा नहीं था
कि जिस औरत को सब बेजूर बेकार समझते थे, वो आज अपनी गोद में औलाद लिए मुस्कुरा रही है। रनीला ने उस दिन अपने बेटों से कहा, अगर इनकी खुशी तुम्हें कांटे की तरह चुभ रही है, तो क्यों ना उसी जड़ को ही काट दो जिससे यह खुशी उगी है। हरीन की आंखों में चमक आ गई। क्या मतलब? मतलब यह बेटा, जब तक इनका बेटा चांद है, तब तक इनका चेहरा खिला रहेगा। इसीलिए अगर कोई परछाई सबसे पहले मिटानी है, तो वह इनका बेटा चांद है। एक अजीब सी खामोशी पूरे कमरे में फैल गई। हरीन ने इधर उधर देखा, फिर एक लंबा सांस लिया। मैं समझ गया, और तरीका भी है मेरे पास। उसने अपने पालतू कुत्ते को बुलाया, बड़ा, काला, ऊंचा और खतरनाक। वह कुत्ता अक्सर भूखा रखा जाता था ताकि और ज्यादा खूंखार हो जाए। हरीन ने उसे एक बार पट्टा पहनाया और फिर दीवार के पीछे जाकर खड़ा हो गया, ठीक वहां से जहां से सायमा का आंगन दिखाई देता था। चांद अपनी चारपाई पर था, आंखें आधी बंद, कभी हाथ हिला रहा था, कभी पैर से चादर उधेड़ता। और किसी को क्या पता था कि कुछ ही पलों में एक नन्ही जान पर जानलेवा हमला होने वाला था। हरीन ने कुत्ते को इशारा किया। कुत्ता दीवार कूदकर सायमा के आंगन में उतर गया। उसके पैरों की थाप तक नहीं सुनाई दी। वह शिकारी की तरह धीरे धीरे चारपाई की तरफ बढ़ने लगा। मैना, चिड़िया और चिढ़ा, जो उस वक्त अपने घोंसले में थे, अचानक दोनों की नजर उस साय पर पड़ी। उनकी आंखों में एक बेचैनी आ गई। मैना ने गर्दन घुमाई, फिर चिढ़ा की तरफ देखा। चिढ़ा ने भी तुरंत महसूस कर लिया, ये शोर, ये चालाकी, ये शिकारी की चाल, ये सब कुछ ठीक नहीं है। और जब कुत्ता चांद की चारपाई से 2 कदम दूर रह गया, तभी आसमान से एक झंकार सी आई। पहले मैना चिढ़ा ने हमला किया, सीधे कुत्ते की आंख पर झपट पड़ा। उसकी चोंच ने एक तीखी चीख निकाली और अगले ही पल वो आंख बाहर लटक रही थी। कुत्ता दर्द से छटपटा गया, मगर तब तक मैना, चिड़िया भी ऊपर से कूद चुकी थी। उसने कभी उसकी नाक पर, कभी गर्दन पर, कभी पीठ पर चोंच से वार किया। इतना तेज हमला, इतनी फुर्ती से, जैसे वह कोई परिंदा नहीं, किसी नन्ही जान के पहरेदार हो। कुत्ता पूरी तरह से बौखला गया था। वो चीखता, उछलता और चारपाई से पीछे हटने लगा। आंख से खून बह रहा था। चोंच के वार से उसकी खाल छिल गई थी। दूसरी तरफ दीवार के पीछे खड़े हरीन और तरण, उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? ये कैसे मुमकिन है कि 2 छोटे से परिंदे एक शिकारी कुत्ते को पछाड़ दें? वह दौड़कर अपने कुत्ते की तरफ गए। अब वह कुत्ता चीखता हुआ भागने को तैयार था। हरीन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वह इतने जख्मी और घबराए हुए था कि उसे पकड़ना भी मुश्किल था। आखिरकार उन्होंने जैसे तैसे उसे खींचकर वापस अपने घर ले गए। अब आंगन में खामोशी थी। मैना चिड़िया अपने घोंसले में लौट गई थी, मगर आंखें बाहर थीं, जैसे अब भी किसी खतरे की निगरानी कर रही हो। मैना चिड़ा उड़ नहीं पा रहा था। कुत्ते के वार से जख्मी हो चुका था, मगर वह फिर भी चांद के पास आकर बैठ गया। चारपाई के कोने पर जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई के पास बैठा हो। चांद अब भी सो रहा था। उसे कुछ पता नहीं चला कि कौन उसके लिए जख्मी हुआ और किसने अपनी जान खतरे में डाल दी। और उस वक्त जब 2 परिंदे अपनी हिम्मत की आखिरी हद तक किसी इंसानी बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर चुके थे, उस बच्चे की मां सायमा नदी पर बैठी अपनी चुन्नी में टांगे लपेटे पानी भर रही थी, बेफिक्र, खुद में मशरूफ। सूरज अब ढलने लगा था। आसमान पर हल्का सा नारंगी रंग छा चुका था। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और पेड़ों की पत्तियों से छनती हुई रोशनी जमीन पर पैबंद की तरह बिखरी हुई थी। आंगन में फैली यह खामोशी किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। चारपाई के कोने पर एक छोटा सा बच्चा, चांद, अब भी गहरी नींद में था। उसके पास ही मिट्टी पर मैना चिड़ा जख्मी हालत में सांस ले रहा था। उसके पंख बिखरे हुए थे और उसके छोटे से सीने में हौले हौले जिंदगी की आखिरी हलचल बाकी थी। ऊपर पेड़ के घोंसले में मैना चिड़िया बेचैनी से फड़फड़ा रही थी। वो बार बार झुककर नीचे झांकती, फिर इधर उधर देखती, कभी अपने साथी की तरफ, कभी बच्चे की तरफ। उसके हर फड़फड़ाते पंख से दर्द की एक आवाज निकलती थी, मगर इंसानों को सुनाई नहीं दे रही थी। इसी बीच सायमा घड़ा उठाए नदी से लौट रही थी। उसके कपड़े हल्के गीले थे, माथे पर पल पड़े। उसने पहले ऊपर पेड़ की तरफ देखा, जहां घोंसले में मैना चिड़िया हल्की हल्की चीखें निकाल रही थीं, और फिर नीचे पड़े चिढ़े को देखा।
उसके दिल में जो पहली बात आई वो थी, यह परिंदे झगड़ालू होते हैं। जरूर इसने मेरे बच्चे को चोंच मारी होगी। उसने आगे बढ़कर देखा, बच्चे के गाल पर देखा, मगर कोई जख्म नहीं। फिर भी सायमा का शक बढ़ गया। घोंसले में चिड़िया है और यह नीचे पड़ा है, मतलब इन दोनों में झगड़ा हुआ होगा। अब यह मेरे बच्चे के पास क्यों पड़ा है? क्या पता इसने काटा हो या हमला किया हो। उसकी आंखों में गुस्सा भरने लगा। वह वही औरत थी जिसके अंदर ममता से ज्यादा अकड़ बसती थी, जो अपने अहंकार और अपने गुस्से को इज्जत समझती थी। वो फौरन कमरे में गई, एक लंबा लकड़ी का डंडा उठाया और बिना एक पल सोचे उस जख्मी चिड़े की तरफ बढ़ी। ऊपर से मैना चिड़िया जोर जोर से चीखने लगी। वह नीचे आने की कोशिश कर रही थी, मगर डर भी था कि कहीं वह भी ना मारी जाए। उसकी आवाज किसी रोने जैसी थी, जैसे कोई अपने साथी को पुकार रहा हो, उठो, भागो, कुछ तो कहो। मगर साइमा को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। उसके कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, ये परिंदे मेरे घर में रहेंगे, मेरी छत पर घोंसला बनाएंगे, मेरे बच्चे के पास बैठेंगे कभी नहीं। और उसने पूरा डंडा उठाकर जोर से झटका थप। वो आवाज उस पूरे आंगन में गूंजी और उसी के साथ एक छोटी सी जान ने आखिरी सांस ली। मैना चिड़ा वहीं मिट्टी पर गिर गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे किसी अधूरे वादे को ताक रही हों। ऊपर पेड़ पर मैना चिड़िया एक पल को बिल्कुल स्थिर हो गई, फिर वो एकदम चीख पड़ी। वह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि अगर किसी के दिल में जरा भी तरस होता तो पत्थर भी पिघल जाता। मगर सायमा के दिल पर तो जैसे परतें जम चुकी थीं, गुस्से, घमंड और नफरत की मोटी परतें। वो डंडा फेंक कर अंदर चली गई। उसके कदमों में कोई अफसोस नहीं था, कोई ठहराव नहीं। उसे लगा उसने कोई बड़ा काम कर लिया है, लेकिन हकीकत यह थी कि वह नहीं जानती थी, जिस चिड़े को उसने बेदर्दी से मारा, उसी ने कुछ घंटे पहले उसके बच्चे की जान बचाने की कोशिश की थी। अगर वह परिंदा उस वक्त कुत्ते पर ना झपटा होता तो शायद उसका बच्चा अब सांस भी ना ले रहा होता। उधर पेड़ पर मैना चिड़िया देर तक नहीं हिली। वो अपने साथी के गिरने की जगह पर उड़कर आई, धीरे से उसके पास बैठी, अपने पंख से उसके चेहरे को छुआ। वो उठने वाला नहीं था। उसने 2-3 बार कोशिश की, हल्के से चोंच लगाई, मगर वह अब पत्थर बन चुका था। उस वक्त वह मंजर ऐसा था जैसे किसी इंसान ने किसी अपने को मरा हुआ देखा हो, मगर बिना किसी आंसू के, बस खामोशी में चीखते हुए रात हुई। घर में चूल्हा जला मगर माहौल ठंडा था। बच्चा सो गया। साइमा अब भी खुद को सही मान रही थी। मैंने जो किया ठीक किया। वो परिंदा मेरे बच्चे के पास बैठा था। अगर कुछ हो जाता तो मुझे क्या पता था कि वह क्यों आया था, मगर यह बात उसके दिल के अंदर भी किसी कोने में दस्तक दे रही थी, एक हल्की सी चुभन जिसे वह मानने से डर रही थी। अगली सुबह आसमान में नीली रोशनी थी। आसिफ घर लौट आया, थका हुआ मगर चेहरे पर मुस्कान थी। हाथ में अपने बेटे के लिए छोटा सा खिलौना और बीवी के लिए कपड़े। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, उसकी नजर सबसे पहले पेड़ की तरफ पड़ी। वह रोज वहीं देखता था क्योंकि वहीं उसका दिल लगा रहता था। वह घोंसला अब थोड़ा बिखरा हुआ था। उसमें सिर्फ एक मैना चिड़िया बैठी थी, उदास, चुप, और उसके पास कोई नहीं। आसिफ ने भौहें सिकोड़ी। घोंसले में अब एक ही क्यों है? दूसरा कहाँ गया? वो अंदर आया। साइमा से पूछा, अरे वो चिढ़ा कहाँ गया? घोंसले में नहीं दिखा। जब मैं गया था दोनों थे। साइमा ने आंखें ऊपर उठाई, आवाज में वहीं बेरुखी, मर गया वो। कल मेरे बच्चे पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा तो डंडा मारा, खत्म कर दिया। आसिफ ठिठक गया। क्या कहा तुमने? हाँ, मैंने मारा उसे। साइमा, तुम पागल हो गई हो क्या? वो परिंदे बच्चों से मोहब्बत करते हैं, हमला नहीं करते। तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि मुझे शक था। साइमा चिल्लाई, मैं अपने बच्चे को किसी खतरे में नहीं डाल सकती थी, और वैसे भी मैं कब से कह रही थी कि इन परिंदों को घर से भगाओ। आसिफ ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुका लीं। शायद उसे अब यकीन हो गया था कि वह जिस औरत के साथ जिंदगी बिता रहा है, उसके अंदर अब कोई एहसास बाकी नहीं रहा। वो चुपचाप बाहर गया जहां चिढ़ा मरा पड़ा था, धीरे से मिट्टी का टुकड़ा उठाया और उसके ऊपर डाल दिया। फिर घोंसले की तरफ देखा। मैना चिड़िया अब भी वहीं थी, आंखों में सन्नाटा और आंसू की परछाई। वह समझ नहीं पा रही थी कि साइमा जैसी इंसान और पत्थर में फर्क आखिर होता कहाँ है।
वक्त गुजरता गया। साइमा के घर में अब हर सुबह कुछ अलग सी होती थी, जैसे उस घर में दो अलग अलग दुनिया बसती। एक तरफ वह औरत थी जिसकी आंखों में अब भी वही पुरानी सख्ती थी, और दूसरी तरफ उसका बेटा चांद, जिसके चेहरे पर नरमी, आंखों में सादगी और दिल में मोहब्बत। अब उस हादसे को सालों बीत चुके थे जब साइमा ने अपनी नफरत में एक मैना चिढ़े की जान ले ली थी। वो मंजर अब उसके जहन से मिट चुका था, या शायद उसने कभी उसे कबूल ही नहीं किया था। मगर जो मिटा नहीं था वो था उस मैना चिड़िया का वफा भरा साथ, जो न सिर्फ बची रही बल्कि हर बीतते साल के साथ और गहरा होती गई। चांद अब तकरीबन 2 साल का हो चला था। धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से चलने की कोशिश करता, और जब भी गिरता मैना चिड़िया अपने पंखों से उसके पास आकर हवा करती। कभी कभी चोंच से उसकी उंगलियों को सहलाती, और जब वह मुस्कुराता तो जैसे पूरा आंगन खिल उठता। साइमा यह सब देखती थी, कभी खिड़की से झांकती, कभी दरवाजे से। उसकी आंखों में कभी कभी कुछ पल को ठहराव आता, मगर फिर वही पुराना गुरूर जाग उठता। किसी परिंदे की इतनी अहमियत क्या मैं नहीं हूं उसके लिए, वह सोचती और चुपचाप अंदर चली जाती। आसिफ ने देखा कि कैसे उसका बेटा हर रोज मैना के और करीब हो रहा है, और उसके लिए यह बात हैरत की नहीं थी, क्योंकि वह जानता था मोहब्बत जुबान की मोहताज नहीं होती, बस एहसास चाहिए होता है। वह अक्सर छत पर बैठकर अपने बेटे और मैना को एक साथ खेलते हुए देखता तो आंखों में एक सुकून उतर आता। वक्त और तेज चल पड़ा। 2 साल का वह बच्चा अब 20 साल का खूबसूरत नौजवान बन चुका था। ऊंचा कद, गेहुआ रंग, गहरी आंखें। उसके चेहरे में एक ऐसी चमक थी जो देखने वाले को रुक जाने पर मजबूर कर देती थी। मगर उसकी सबसे अलग बात थी उसका दिल, जो दुनिया की बातों से नहीं बल्कि बचपन में एक परिंदे के साथ था। वह अब भी रोज सुबह उठता, मैना के लिए दाना पानी रखता, और जब भी कहीं जाता मैना उसके साथ उड़ती जाती। बस्ती वाले कहते, देखो ये लड़का कोई आम इंसान नहीं, इसके साथ एक परिंदा साया बनकर चलता है। लोगों को ताज्जुब होता, इतने बरसों बाद भी यह मैना अब तक जिंदा है। क्या सच में यह वही है जिसने इसे बचपन से पालने की कोशिश की है? साइमा अब भी वैसे ही थी। अब वह बूढ़ी हो चली थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं, चाल में थकावट, मगर जुबान में वही पुरानी तलखी। उसे अब भी चांद और मैना की दोस्ती से चिढ़ थी, मगर अब वह चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी कि उसके बेटे के दिल में उस परिंदे की जो जगह है, वह जगह कोई इंसान नहीं ले सकता। साइमा को अक्सर लगता था कि मैना उसकी जगह ले चुकी है। कभी वह कमरे में अकेले बैठकर अपने अतीत को सोचती, उस चिड़े की मौत, उसकी बदजुबानी, उसकी हर नफरत, और अब जो सामने था वह बेटा जो उससे ज्यादा उस परिंदे के करीब था। एक रोज की बात है, साइमा खिड़की के पास बैठी थी और सामने आंगन में चांद बैठा था, उसकी गोद में किताबें और कंधे पर बैठी मैना चिड़िया, जो अब बूढ़ी हो चली थी। उसके पंख अब भी वैसे ही थे, उड़ने में थकावट आने लगी थी, मगर उसका दिल अब भी वहीं था। वही परवाह, वही निगाहें, वही एहसास। चांद उसे दोस्त कहता था, चलो दोस्त, आज बाहर चलते हैं, तुम्हें वह झील दिखाऊं जहां सूरज पानी में गिरता है। और मैना उसके पीछे पीछे उड़ती। कभी वह उसकी उंगली पर बैठती, कभी उसके कंधे पर, और कभी जमीन पर उतरकर उसके कदमों के साथ साथ चलती। बस्ती के बच्चे यह मंजर देखकर कहते, हैं भी चाहिए ऐसा दोस्त। मगर किसी को नहीं पता था कि इस दोस्ती की नींव में कितना गहरा अतीत छुपा था। कभी कभी जिंदगी जब सुकून से जलने लगती है तो दिल की आंखें चुभने लगती हैं, या फिर दुश्मनों की नजरों में वह सुकून आग बनकर जलता है। वहीं हुआ साइमा, आसिफ और उनके बेटे चांद के साथ। अब वह घर जो कभी तन्हाई से भरा हुआ था, वो आंगन जहां सिर्फ झगड़ों की आवाज आती थी, अब वहां हंसी, खेल और एक परिंदे के पंखों की सरसराहट गूंजती थी। चांद अब बड़ा हो चुका था, कद से भी और सोच से भी। उसके अंदर एक ठहराव था जिसे देखकर लोग कहते, यह लड़का दूसरों से अलग है, इसके लहजे में मिठास है। मैना चिड़िया अब बूढ़ी हो चली थी, उसके पंख धीमे हो चुके थे, मगर उसके दिल में जो चांद के लिए मोहब्बत थी वह और गहरी होती जा रही थी। वह जब भी चांद को देखती तो उसकी आंखों में एक राहत सी उतर आती, जैसे उसके अपने बच्चे को वह उंगली पकड़कर बड़ा करती रही हो। साइमा अब भी वहीं थी, चेहरा झुर्रियों से ढका, मगर दिल अब भी पुराना।
अब वह चांद की वजह से मैना चिड़िया को मारती नहीं थी, मगर उसकी मौजूदगी उसे पसंद भी नहीं थी। वह कभी चुपचाप घूरती, कभी कुछ बड़बड़ाती, मगर अपने शौहर और बेटे की मोहब्बत की वजह से कुछ बोल नहीं पाती। आसिफ अब बहुत बूढ़ा हो गया था। कमजोर जिस्म, सफेद बाल, मगर दिल अब भी वैसा ही था। एक रोज की बात है, काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। 4 दिन का सफर था। चांद उस वक्त थोड़ा बीमार था, हल्का बुखार, बदन में दर्द और खाने से परहेज। आसिफ ने साइमा से कहा, ख्याल रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। साइमा ने सिर हिलाया, मगर अंदर से परेशान थी, क्योंकि बीमारी की हालत में उसका बेटा अब चारपाई पर पड़ा रहता था, आंखें बंद, कभी कभी बड़बड़ाता। चांद की यह हालत देखकर साइमा की छाती जलने लगी, मगर अब भी उसके अंदर नरमी नहीं थी। वो बस बेचैनी से इधर उधर घूमती, कभी पानी लाकर पिलाती तो कभी सिर सहलाने की कोशिश करती। चांद की बीमारी गहराने लगी थी। डॉक्टर कहाँ से लाएं? आसिफ बाहर था, पैसे कम थे और गांव में कोई ठीक इलाज नहीं। उधर वो पुरानी दुश्मनी अब फिर से सिर उठाने लगी थी। रनीला और उसके बेटे हरीन और तरीन, जिन्होंने बरसों पहले चांद को मारने की कोशिश की थी, अब फिर उसी साजिश में लग चुके थे। उनकी आंखों में अब भी वही जलन थी। जिस औलाद को हमने मिटाने की कोशिश की थी, वह आज जवान हो चुका है। पूरे गांव में उसका नाम है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, और हम अब भी वहीं के वहीं हैं। रनीला ने एक दिन खाना खाते हुए कहा, अब और नहीं देखा जाता। इस बार अगर यह बच गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। इस बार वार ऐसा करो कि कोई आवाज ना हो, मौत आए मगर सब चुप रहे। हरीन ने जवाब दिया, अब वह पहले जैसा बच्चा नहीं रहा, अब उसे चालाकी से ही मारा जा सकता है। तरन बोला, क्यों ना किसी बाहर की औरत को भेजा जाए जो दवा के बहाने जहर पहुंचा दे। सबकी आंखें चमक उठीं। रनीला ने कहा, हाँ, भीख मांगने वाली बुढ़िया ठीक रहेगी, उसे पैसे दे दो। बोलो कि कहें, यह दवा बहुत असरदार है, तुम्हारे बेटे को ठीक कर देगी और दवा के अंदर हम जहर मिला देंगे। प्लान बन चुका था। बुढ़िया खोजी गई, उसे पैसे दिए गए और एक छोटी सी शीशी में जहर मिला हुआ काढ़ा भर दिया गया। उसी वक्त जब यह सारा प्लान बन रहा था, छत पर बैठी थी मैना चिड़िया। अब वह उड़ने में तेज नहीं थी, मगर उसकी निगाहें अब भी तेज थीं। वो छत की मुंडेर पर बैठी उस कमरे को देख रही थी जहां यह लोग साजिश कर रहे थे। उसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई, आंखें पत्थर की तरह टिकी हुई। वह ना बोल रही थी, ना फड़फड़ा रही थी, बस देख रही थी और शायद समझ भी रही थी। उसने कई बार अपनी गर्दन घुमाई, जैसे किसी सवाल को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। फिर जब हरीन ने वह झरभरी शीशी उस बुढ़िया को पकड़ाई, तो मैना चिड़िया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। अगले दिन चांदबाग गांव की गलियों में एक ऐसी ही साजिश ने दस्तक दी, जो मौत के कपड़े पहनकर जिंदगी की चौखट पर खड़ी थी। सुबह की रोशनी अब तेज हो चुकी थी। आसिफ अभी तक घर नहीं लौटा था। चांद की तबीयत और गिरती जा रही थी। साइमा परेशान तो थी, मगर अब भी उसके दिल में मोहब्बत से ज्यादा खीज और बदगुमानी भरी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे बन चुके थे, मगर जबान अब भी वहीं पुरानी थी, कड़वी, तंज से भरी और दूसरों को नीचा दिखाने वाली। घर के अंदर चांद चारपाई पर बेसुध पड़ा था। उसकी सांसें अब धीरे धीरे चल रही थीं। गाल पिचक गए थे, होंठ सूख चुके थे और माथे पर पसीना था। मैना चिड़िया कभी उसके सिरहाने आ बैठती, कभी उसके हाथ की उंगलियों को अपनी चोंच से छूती, कभी उसकी सांसों को अपने पंखों से महसूस करती। उसकी आंखों में डर था, बेचैनी थी और साथ ही एक अजीम सी जिम्मेदारी का बोझ। वह अब उड़ने से ज्यादा देखने और समझने में वक्त लगा रही थी। वह जान चुकी थी कि कुछ होने वाला है, कुछ बुरा, कुछ ऐसा जो इस घर की रोशनी को फिर से बुझा सकता है। उधर रनीला के घर में हरीन ने बुढ़िया को बुलाया। एक दुबली पतली औरत, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और आंखों में सादगी, मगर झोले में भरा हुआ था जहर, जो काढ़े की शक्ल में एक शीशी में बंद था। बुढ़िया को सब समझाया गया, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब झोला निकालना है और कब वहां से निकल जाना है। हरीन ने आखिरी बार पूछा, याद है ना, क्या बोलना है? बुढ़िया ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, सब याद है, बोलूंगी। बेटी, मैं कोई भीख मांगने नहीं आई, ये दवा है, बहुत असर करती है, पिला देना, बेटा ठीक हो जाएगा। और हाँ,
पैसे नहीं मांगूंगी वरना शक हो जाएगा। सब मुस्कुराए। शाबाश, अब चलो। बुढ़िया ने अपना झोला उठाया, उसमें झार मिली हुई दवा की शीशी रखी और नंगे पांव झुकी हुई चाल में चलती हुई साइमा के घर की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ मैना चिड़िया उस वक्त रनीला के घर की छत पर ही बैठी थी। उसने वह देखा था, हर जुमला सुना और महसूस किया। जैसे ही बुढ़िया घर से निकली, मैना ने फड़फड़ाकर उड़ान भरी, मगर अब वह तेज नहीं उड़ सकती थी। उसके पंख थके हुए थे। उम्र का असर उसके जिस्म पर साफ दिखाई देता था, मगर हौसले में अब भी दम था। वह सीधे उड़ती हुई घर की मुंडेर पर आ बैठी और उसकी निगाहें उस रास्ते पर थीं जहां से वह बुढ़िया आने वाली थी। कुछ ही देर बाद थक 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 दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से साइमा की चीख निकली। कौन है? तंग करने आ गए सबके सब। एक तो मेरा बेटा बीमार है, ऊपर से तुम लोग चैन नहीं लेने देते। वह बड़बड़ाती हुई पैर पटकती हुई दरवाजे तक आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने खड़ी थी वही बुढ़िया, कमजोर झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियों का जाल और झोले में वो झर की शीशी। साइमा भड़क गई। तू कौन है? यहां क्यों आई है? निकल जा। बुढ़िया ने बहुत शांत लहजे में जवाब दिया। बेटी, मैं भीख मांगने नहीं आई। मुझे तेरे बेटे के बीमार होने की खबर मिली, बहुत अफसोस हुआ। मैं खुद अपने पोते के लिए यह दवा लाई थी, मगर अब वह ठीक है। यह दवा बड़ी असरदार है, फ्री में है, पैसे नहीं मांग रही। बस तू इसे रख ले, पिला देना, भला हो जाएगा। साइमा ने पहले शक से देखा, मगर फिर अंदर का लोभ जागा। फ्री में है और शायद असर भी करे। उसने हाथ बढ़ाया और दवा की शीशी ले ली। जा, अब तंग मत कर, उसने झुंझुलाकर कहा और दरवाजा बंद कर लिया। बुढ़िया ने एक लंबी सांस ली, पीछे मुड़ी और धीरे धीरे वापस लौटने लगी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। साइमा आई, हाथ में वह शीशी थी जिसे उसने बगैर सोचे समझे अपने बेटे के लिए दवा समझकर ले लिया था, मगर जिसमें जहरीली दवा बंद थी। उसने कमरे में कदम रखा। चांद अभी तक नींदी आंखों से अपनी मां को देख रहा था। क्या हुआ अम्मा? उसने हल्की आवाज में पूछा। साइमा ने उस शीशी को एक प्याले में उड़ेलते हुए कहा, देख बेटा, तेरे लिए दवा लाई हूं। एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी बहुत असर करती है, अब ये पीते ही तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके हाथों में वह प्याला था जो अब एक कत्ल का सामान बन चुका था। उसने चांद को उठाने की कोशिश की। प्याला होठों के करीब था और ऊपर घोंसले में बैठी थी मैना चिड़िया। उसकी आंखें चौड़ी थीं, पंखों में थरथराहट थी और जिस्म जैसे चेतावनी की घंटी बजा रहा था। वह समझ गई थी अब और देर नहीं हो सकती। जैसे ही साइमा ने प्याला चांद की तरफ झुकाया, फड़फड़ाहट की एक तीखी आवाज आई और अगले ही पल मैना चिड़िया ने घोंसले से छलांग लगा दी। वो इतनी तेजी से उड़ी कि साइमा को कुछ समझ में ही नहीं आया और उसने सीधा उस प्याले पर झपट्टा मारा जिसे साइमा पकड़े खड़ी थी। प्याला उसके हाथ से छूट गया, धीरे से नहीं बल्कि जमीन पर जा गिरा। दवा फैल गई। कुछ छींटे चारपाई तक पहुंचे, बाकी मिट्टी में समा गए। साइमा ने पहले तो कुछ नहीं समझा, मगर अगले ही पल उसका गुस्सा फट पड़ा। क्या कर दिया तूने? ये मेरे बेटे की दवा थी, तूने जानबूझकर गिरा दी। तेरा तो मैं अभी काम तमाम कर दूं। उसने फौरन पास रखा एक झाड़ू उठाया और जैसे ही मैना की तरफ बढ़ी, पीछे से चांद की आवाज आई, कमजोर मगर सख्त, अम्मा रहने दीजिए, कहीं यह दवा जहरीली ना हो, शायद मैना कुछ जानती हो। साइमा ने पलट कर देखा। तू भी इसकी तरफदारी करेगा? ये तो एक परिंदा है, तुझे क्या पता इसे क्या मालूम था? अम्मा, चांद ने धीरे से कहा, अगर यह कुछ कर रही है तो हो सकता है कोई वजह हो, कभी उस पर यकीन भी करके देखो। साइमा चुप रही, मगर चेहरे पर नाराजगी साफ थी। इसी बीच आंगन में एक और आवाज आई, कुक कुक। वो घर की मुर्गी थी जो रोज आंगन में घूमती रहती थी, कभी दाने चुनती कभी पानी पीती। वह आई और जमीन पर फैली उस दवा के करीब पहुंची। किसी को रोकने का वक्त नहीं मिला। वह झुकी और जमीन से गिरी हुई दवा को पी गई। साइमा और चांद दोनों ने देखा, अरे हटाओ इसको, ये क्या कर रही है? मगर तब तक देर हो चुकी थी। मुर्गी ने जैसे ही वह दवा पी, वो 2 कदम चली, फिर लड़खड़ाई और अगले ही पल तड़पने लगी। उसकी आवाज में तकलीफ थी, फड़फड़ाहट थी, छटपटाहट थी। वह कभी दाएं गिरती कभी बाएं, और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। घर में सन्नाटा छा गया। साइमा की आंखें फटी की फटी रह गई।
प्याले की तरफ देखा। वही दवा, वही रंग, वही गंध। अब उसे समझ में आने लगा था। अगर अगर ये दवा मैं अपने बेटे को पिला देती, उसने खुद से बुदबुदाकर कहा। उसने चांद की तरफ देखा जो अब भी बेहोशी में ही था, मगर आंखें खुली थीं और उनमें अब कोई शिकायत नहीं थी, बस राहत थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक दरवाजा खोला गया। बाहर खड़ा था आसिफ। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में वही पुरानी चमक थी, जैसे किसी ने उसे खींचकर वापस बुला लिया हो। क्या हुआ? ये मुर्गी कैसे मरी? उसने पूछा। साइमा ने बिना कुछ सोचे सब बताया। कैसे एक बुढ़िया आई, कैसे उसने दवा दी, कैसे मैना ने प्याला गिराया और कैसे मुर्गी मर गई। आसिफ कुछ देर तक खामोश रहा। फिर उसके होठों से वह अल्फाज निकले जिन्होंने साइमा को झकझोर कर रख दिया। अगर इस परिंदे ने तुम्हारा हाथ ना रोका होता तो आज हमारा बेटा नहीं होता। साइमा की आंखें भर आईं, शायद जिंदगी में पहली बार। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और मैना चिड़िया की तरफ देखा जो अभी भी कोने में बैठी थी। सांसें तेज थीं, मगर आंखें अब भी अपने दोस्त चांद पर थीं। साइमा ने हाथ फैलाया। आ मेरे पास आ। उसकी आवाज अब सख्त नहीं थी बल्कि बहुत नरम थी, जैसे कोई टूट चुका हो। मैना धीरे धीरे चली और पहली बार उस औरत के हाथ पर बैठी जिसने एक जमाने में उसके साथी को मार डाला था। आसिफ ने अपने कांपते हुए हाथ से मैना के सिर पर हाथ फेरा। उसके चेहरे पर सुकून था। तभी मैना ने एक अजीब सी आवाज निकाली। न वह चीख थी, न चहचहाट, बल्कि कोई खास इशारा, जैसे कोई खबर देना चाहती हो। उसने अपनी गर्दन घुमाई और दरवाजे की तरफ देखती रही, फिर बाहर की ओर बार बार चोंच से इशारा करने लगी। आसिफ ने चौंक कर कहा, लगता है यह हमें कुछ बताना चाह रही है। शायद कोई और खतरा बाकी है। आसिफ ने जब उसकी आंखों और उसके चोंच के इशारे को समझा तो कुछ पल तो वह साइमा की तरफ देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो, चलूं साइमा? जो अब तक हमेशा रोकती थी, इस बार चुप रही, बस गर्दन हल्के से हिला दी, जैसे सालों से बंद दरवाजा आज पहली बार खुला हो। आसिफ और मैना घर से बाहर निकले। मैना पहले कुछ दूर तक उड़ती, फिर रुक जाती, एक अजीब सी आवाज निकालती जिसमें न डर था न घबराहट, बल्कि एक दर्द भरी हिम्मत थी। आसिफ उसके पीछे चलता गया। गांव की गलियों से निकलकर वह एक सुनसान रास्ते पर जा पहुंचे, जहां दूर एक पुराना टूटा फूटा घर था। दरवाजा लकड़ी का, खिड़कियां झूलती हुई और आंगन में सूखी बेलें। मैना चिड़िया वहां रुक गई। उसने दीवार की तरफ गर्दन घुमा दी और अब एक आवाज में सख्ती और अलार्म था। आसिफ समझ चुका था, अब कुछ है, कुछ बड़ा, कुछ छुपा हुआ। वो धीरे से दीवार के पास आया और झुककर पीछे की तरफ देखा। जो मंजर सामने था उसने उसके जिस्म को झकझोर दिया। वह दोनों हरीन और तरीन वहां बैठे थे। उनके सामने एक थाली रखी हुई थी जिसमें चमकते हुए सोने के सिक्के रखे थे, और उनके सामने बैठी थी वही बुढ़िया जिसने कल साइमा के दरवाजे पर झर पहुंचाया था। हरीन ने बुढ़िया की तरफ सिक्के बढ़ाते हुए कहा, बहुत अच्छा काम किया तूने। दवा पहुंच गई ना? बुढ़िया ने सिर हिलाया। हाँ साहब, मैंने वैसा ही किया जैसा कहा था। दवा देकर आई हूं। अब तक तो वह लड़का मर चुका होगा। तरण हंसते हुए बोला, अब इनकी औलाद चली गई तो फिर से वहीं रोने वाले दिन लौट आएंगे। अब साइमा हर रोज उसी तरह तड़पेगी जैसे बरसों पहले जलती थी। आसिफ की आंखें फैल गईं, उसके हाथ कांपने लगे, उसका जिस्म पसीने से भीग गया, पैर जमीन में ढसने लगे जैसे वक्त थम गया हो, मगर उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो चुपचाप वापस लौट आया। मैना चिड़िया फिर उसके साथ थी। अब उसकी चाल में थकावट थी, मगर उसके इशारों में जीत की खुशबू थी। गांव पहुंचते ही आसिफ सीधे गया गांव के सरदार के पास। सरदार एक बूढ़ा मगर तजुर्बेकार इंसान, जिसकी निगाहें तेज और आवाज ठहराव वाली थीं। क्या बात है आसिफ? सरदार ने पूछा। आसिफ ने बिना कुछ छुपाए एक एक बात बताई। कैसे उसके बेटे को जहर देने की साजिश रची गई, कैसे बुढ़िया को भेजा गया, कैसे मैना चिड़िया ने दवा गिरा दी, कैसे मुर्गी मर गई, और फिर कैसे मैना उसे दुश्मनों के घर तक ले गई। सरदार कुछ पल खामोश रहा, फिर अपनी मूंछों को सहलाते हुए बोला, सच को छुपाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। आज वो परिंदा हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार निकला। उसने तुरंत 2 सिपाहियों को बुलाया। जाओ आसिफ के साथ, और जिनका नाम लिया गया है हरीन तरीन और वह बुढ़िया, उन्हें पकड़कर लाओ, जिंदा लाना, ताकि गांव की पंचायत उनके गलत काम की गवाही सुने।
सिपाही रवाना हो गए और गिरफ्तार करके ले आए। गांव के चौक में उस शाम की हवा में कुछ खास बात थी। सूरज ढलने को था, मगर रोशनी अब भी बाकी थी। गांव के हर कोने से लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी के चेहरे पर सवाल, और कुछ तो बस दूर खड़े होकर मैना चिड़िया को देख रहे थे, जो एक टूटी हुई ईंट पर बैठी सब देख रही थी, जैसे हर पल की गवाही उसकी आंखों में दर्ज हो। गांव के सरदार ने ऊंची आवाज में पूछा, कहो हरीन और तरन, क्योंकि तुमने ऐसी नीच हरकत। हरीन ने झूठ बोलने की कोशिश की। हम पर इल्जाम है, हमने कुछ नहीं किया। मगर गांव के सख्त सरदार ने आंखें तरेरी, सच बोलो बोलो, वरना यह झूठ तुम्हें तबाह कर देगा। फिर उसकी निगाहें उस बुढ़िया पर गईं, जो सिर झुकाए कांप रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं निकल रही थी। सरदार ने 2 सिपाहियों को इशारा किया, अगर जुबान नहीं खुलेगी तो सीधा जेल में डाल दो इसे। ये सुनते ही बुढ़िया के अंदर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने कांपते होठों से जो पहली बात कही, वह पूरी भीड़ में सन्नाटा ले आई। हाँ, मैं मानती हूं, इन्हीं दोनों ने मुझे जहर मिला हुआ दवा थमाया था और कहा था कि उस औरत के बेटे को पिला दूं ताकि वो मर जाए। चारों तरफ हलोल मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, क्या ये सच है? बच्चा तो मरते मरते बचा। कितनी बड़ी साजिश थी यह। सरदार ने हरीन और तरीन की तरफ घूर कर देखा। अब बताओ, तुम लोग कब से इस परिवार को तबाह करने की कोशिश कर रहे हो? तरीन अब चुप नहीं रह सका। उसके चेहरे पर शिकने उभर आईं। हम बहुत पहले से इनसे नफरत करते थे। कभी किसी बात पर झगड़ा हुआ था। सायमा की जुबान से कुछ ऐसा निकला था जिससे हमारे खानदान में बेइज्जती हुई। तब से हमारे दिल में जलन थी। जब इनके घर बेटा पैदा हुआ तो हम जलते थे। फिर हमने कुत्ते से हमला करवाया, मगर उस वक्त एक परिंदे मैना और चिढ़ा ने हमारे कुत्ते को भगा दिया। उनकी वजह से उस बच्चे की जान बच गई थी। हरीन ने आगे कहा, अब वो लड़का बड़ा हो गया था। 20 साल का हमारी जलन बढ़ गई थी, इसलिए सोचा कि इस बार दवा के जरिए उसे खत्म कर देंगे। मगर एक बार फिर वो मैना चिड़िया आगे आ गई। अब सच्चाई सबके सामने थी। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सायमा, जो कभी परिंदों को देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब अपनी आंखों से टपकते हुए आंसुओं को रोक नहीं सकी। वो अपने बेटे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने उस चिढ़ा को मारा जिसने तुझे बचाने की कोशिश की थी, और उस मैना चिड़िया से भी नफरत की जिसने बार बार मेरी औलाद को बचाने की कोशिश की। गांव के सरदार ने फैसला सुनाया, हरीन और तरीन, तुम दोनों को गांव की अदालत जिंदा इंसानों को मारने की कोशिश का कसूरवार मानती है। तुम्हें 10 साल की सजा दी जाती है, और इस बुढ़िया को जिसने घर पहुंचाया, इसे 5 साल की सजा दी जाती है। भीड़ में सबने चैन की सांस ली। मैना चिड़िया अब भी चुप बैठी थी। किसी ने नहीं देखा कि उसकी एक आंख नम हो चुकी थी। सायमा उस चिड़िया की तरफ बढ़ी, धीरे से अपने हाथ में लिया और पहली बार अपनी नरम आवाज में बोली, तू सिर्फ परिंदा नहीं है, तू तो मेरी बेटी है। उसका बेटा अब 20 साल का नौजवान मैना को अपने कंधे पर बैठाकर घर ले गया। वह सब लोग घर आए और खुशी खुशी रहने लगे। मैना चिड़िया भी उनके साथ रहती रही और इस तरह यह कहानी पूरी होती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।